हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। जैसे कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है, ठीक है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर हम कर रहे हैं। आज इस चैप्टर का लेक्चर हमारा थर्ड है और आज का जो हमारा टॉपिक है कि अगर एक सर्कुलर कॉइल है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि अगर सर्कुलर कॉइल है, जैसे एक सर्कुलर कॉइल हम ले लेते हैं, सर्कुलर कॉइल के सेंटर में हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी। तो आज हमारा टॉपिक यह आता है कि अगर हम सर्कुलर कॉइल को अगर हम परपेंडिकुलर रखते हैं इस तरह से प्लेन के, तो इसके एक्सिस के ऊपर, इसके एक्सिस जैसे कॉइल है, तो अगर मैं इसके एक्सिस की बात, देखो इसको पकड़ के अगर मैं ऐसे लेके आऊँ 3D में, सोचो यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो जो हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है बायोट-सैवर्ट्स लॉ, ये उसका लास्ट टॉपिक है, लास्ट एप्लीकेशन है। इसको करके हम इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट आता है ना, आप मुझे ज़रूर बताइए। तो देखिए, जैसे एक सर्कुलर कॉइल हमने यहाँ पर ली है, इसकी वजह से आज हमने पढ़ना है, इसमें पढ़ना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो क्या टॉपिक है हमारा? मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट ईयर सीबीएसई में इस टॉपिक पे बेस्ड न्यूमेरिकल पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए, थ्योरी अगर आएगी तभी हम न्यूमेरिकल कर पाएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल, जो कि कैसे रखी होगी इसके परपेंडिकुलर, कैसे रखी होगी परपेंडिकुलर। जरा थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। बिल्कुल मेन एक एक चीज समझने वाली है, मेन चीज है इसमें डायग्राम में क्या कंसेप्ट है वो समझना हमने, ठीक है। अगर आपको डायग्राम क्लियर हो जाती है तो डेरिवेशन जो है वो काफी इजी है, वो आप आराम से कर लोगे। सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया, ये कॉइल में अगर ऐसे रखता हूं, ठीक है, परपेंडिकुलर, तो जब हम इसको 2 डायमेंशन में बनाएंगे तो हमें इसका फ्रंट व्यू दिखाई देगा, पीछे वाला हिस्सा दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, जिसका हम मानते हैं कि ये जो डॉटेड पोर्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हिस्सा हमें दिखाई नहीं दे रहा, जिसका मान लेते हैं कि सेंटर कितना है O, ठीक है। कॉइल को हमने ऐसे रखा, उसके एक्सिस पे मान लेते हैं कि यहां पर एक पॉइंट है P, इस पॉइंट पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। और कॉइल का हम रेडियस मान लेते हैं, इस कॉइल का रेडियस कितना है A, ठीक है। अब हमने बायोट-सैवर्ट्स लॉ में किया था कि जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो एक कॉइल है ना कंप्लीट, तो इसके 2 छोटे हिस्से मानते हैं, एक अबव इस सेंटर के ऊपर ले लेते हैं और एक नीचे ले लेते हैं, ठीक है। एक यहां पर एक करंट कैरिंग एलिमेंट मान लेते हैं, ठीक है, यहां पर इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम लोग A, और एक यहां पर करंट एलिमेंट मान लेते हैं, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम लोग क्या, B। और करंट जो कि हमारी फ्लो कर रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लियर है? देखिए, अब हमने इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। इसके लिए आपको सबसे पहले आना चाहिए बायोट-सैवर्ट्स लॉ। अगर किसी ने वो टॉपिक नहीं किया हुआ, वो टॉपिक जरूर देखिएगा पहले, इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में डाली हुई है, उसको देख के फिर यही टॉपिक करना, अदरवाइज ये टॉपिक इतना क्लियर नहीं हो पाएगा। बायोट्स ने क्या बताया था, कोई भी अगर करंट कैरिंग एलिमेंट होगा, ठीक है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी, μ0/4 पाई IDL sin थीटा अपॉन R का स्क्वायर। और R क्या होता है, जिस करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं और जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं उसके बीच का डिस्टेंस। यहां पर देखिए, अगर मैं पूछूं आपसे कि अगर मैं ये करंट कैरिंग एलिमेंट ले रहा हूं तो हमारे लिए डिस्टेंस ये वाला बनेगा, ये डिस्टेंस जिसको हम नाम दे देंगे क्या, AP, ये हमारा क्या होगा, R होगा। वैसे ही ये डिस्टेंस होगा BP, ये भी हमारे पास किसके इक्वल होगा, R के बराबर होगा, ठीक है, R के इक्वल आएगा। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल क्लियर होगा। क्लियर? अगर कोई भी डाउट आता ना, आप मुझे बताइए, मैं क्लियर करूंगा उसको, ठीक है। मान लेते हैं कि यहां पर कुछ एंगल बन रहा है, सामने दिखाई दे रहा है, यहां पर कुछ एक एंगल भी बन रहा है, ठीक है। अब देखिए, यहां पर मेन चीज समझने वाली है, ये जो कॉइल है ना, हम डेरिवेशन के लिए क्या मानते हैं, कॉइल का रेडियस काफी कम है, ठीक है। तो देखो, ये जो करंट कैरिंग एलिमेंट, यहां से करंट कैसे आ रही है, करंट हमारी आ रही है, ध्यान देना यहां पर, ये समझने वाली चीज है, करंट हमारी आ रही है डाउनवर्ड,
और अगर करंट हमारी डाउनवर्ड आती है तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग अगर कोई चीज डाउनवर्ड आ रही है तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? बिल्कुल सही, हाँ कैसे होगी? आउटवर्ड। तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? आउटवर्ड। ध्यान देना यहाँ पे, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई बाहर की तरफ, ये करंट कैरिंग एलिमेंट हमारा कैसे जा रहा था? नीचे ही। देखिए ये ऐसे आ गया आउटवर्ड, ठीक है, ये हमारा एलिमेंट है, ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, ठीक है। तो आउटवर्ड को अब यहां पर 2 डायमेंशन में हम आउटवर्ड को कैसे बनाते हैं? ये अपवर्ड बनाते हैं, इसको मान लेते हैं ये आउटवर्ड है, क्लियर है। लेकिन यहां पर अगर हम देखें ये जो एलिमेंट है, ये जो पॉइंट और ए के बीच का डिस्टेंस है, इसने कुछ एंगल बनाया हुआ ना। जैसे अगर मैं बात करूं, पहले हमारा ये ऐसे था तो ये हमारे पास ये डायरेक्शन थी, तो जब ये एंगल बना रहा है तो ये एंगल बनाएगा, तो अगर सपोज करो मैं इसको ऐसे करके रोटेट करूं तो यहां पर ये पॉइंट है, कौन सा वाला पॉइंट? ए पॉइंट। ध्यान देना यहाँ पे ए पॉइंट यहां पर है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगी? एंगल पे लगेगी। अगर जैसे यहां पर एंगल, जितना एंगल बना होगा उतने एंगल से ये भी क्या करेगा? रोटेट करेगा। समझ आया? जितने एंगल से यहां पर हमने रोटेट, देखिए यहां पर फिर से देखिए ये ऐसे है, अगर मैं इसको रोटेट कर रहा हूं, जितने एंगल से यहां पर रोटेशन होगी उतने ही एंगल से ये भी डीबी भी रोटेट करेगा। तो यहां पर ये वाले एलिमेंट की वजह से, स्मॉल एलिमेंट है ना आईडीएल, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी स्मॉल होगी। तो ये मैंने बताया, फिर से देखिए एक बार, करंट अगर डाउनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, देखिए करंट डाउनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, और यहां पर हम आउटवर्ड कैसे रिप्रेजेंट करें? ऊपर की तरफ एरो बना के। तो जैसे ही ये ऊपर की तरफ है, लेकिन अगर मैं यहां पर आऊं, ये डायग्राम में ऐसे करके रोटेट कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी, जिसको हम नाम दे देंगे क्या? डीबी। और मैंने क्या बताया? जितना एंगल यहां पर होगा उतना ही एंगल ये यहां पर बनाएगा, ठीक है। वैसे ही अब जब हम यहां पर करंट कैरिंग एलिमेंट लेते हैं, अब यहां पर देखिए करंट हमारी अपवर्ड जा रही है, करंट हमारी जब अपवर्ड जाएगी, ध्यान देना यहां पर करंट हमारी अपवर्ड जा रही है, तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड? जी हाँ बिल्कुल सही, मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? इनवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर हमारी क्या आ रही थी? इनवर्ड, जिसके लिए डाउनवर्ड एरो बना दिया। अब देखिए करंट हमारी अपवर्ड थी, ये एरो ऐसे है, लेकिन एक्चुअल में ये भी ऐसे करके रोटेट कर रहा है, तो यहां पर भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल आएगी? यहां पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल आएगी? ये आ जाएगी डीबी डैश। क्लियर है यहां तक? देखिए यहां तक मैंने आपको बताया, अभी तक हमने जो किया सिर्फ डायरेक्शन। देखिए ये इसमें मेन चीजें ही डायरेक्शन है। अब हम इसको रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। हमने माना इसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड। अब हम इसको रिजॉल्व करेंगे, इस 2 कंपोनेंट आएंगे। जी हाँ, क्या कंपोनेंट आएगा? एक आएगा हमारा कॉस, और यहां पर क्या आएगा? साइन ऑफ फाई, ठीक है। और यहां पर हमारा दूसरा जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा? डीबी डैश कॉस फाई। रिजॉल्व करेंगे इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, जिस एक्सिस के साथ एंगल बनता है हमें पता है, जिसके साथ एंगल बनता है वो कंपोनेंट हमारा कॉस और दूसरा वाला साइन, और ये कंपोनेंट क्या आएगा? डीबी डैश साइन ऑफ फाई। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब यहां पर डायग्राम ये हमारी यहां पर होती है कंप्लीट। एक चीज हमने यहां पर मेंशन जरूर करनी है, जो भी नहीं की है, कि यहां से के ये जो डिस्टेंस है पॉइंट P का, कितना डिस्टेंस हमारा? ये डिस्टेंस हमारा है कितना? x के बराबर। क्लियर है? देखिए डायग्राम हमारी कंप्लीट होती है। सबसे पहले अगर हम एलिमेंट लेते हैं, सबसे पहले यहां पर लिख लेते हैं, ये जो एलिमेंट हम लेते हैं डीबी, डीबी किसकी वजह से है? ड्यू टू करंट एलिमेंट एट, कौन सा वाला एलिमेंट? एलिमेंट एट ए। देखिए डीबी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ध्यान देना यहां पे डीबी किसके इक्वल होगा? बायोट-सैवर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग 4 आइडियल साइन थीटा अपॉन यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस हमारा? आर। तो यहां पर क्या आएगा? आर का स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए आर स्क्वायर हमने कैसे निकालना है, बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स लगेगा, पीजीडी लगा लेते हैं हम यहां पर। हेयर आर स्क्वायर, देखिए यहां से लेके यहां तक आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और आर किसके इक्वल आ गया हमारे पास? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और सेम डिस्टेंस यहां पर भी होगा, ये रेडियस ए है और ये आ गया हमारा आर। क्लियर है? और इसकी डायरेक्शन कैसे लग रही है बताइए जरा। इस पॉइंट को अगर मैं नाम देता हूं P, और कैसे लग रही है? P to E, और इसको नाम दे दो P to F। डायरेक्शन कैसे लगी? P to E। क्लियर है? और यहां पर एक चीज देखना, एंगल कितना होगा। देखिए जो कॉइल है ना, कॉइल का हमारा रेडियस काफी कम है, रेडियस काफी कम है, जिसकी वजह से यहां पर ये जो एंगल यहां पर बन रहा होता है करंट कैरिंग एलिमेंट के बीच में और उसके
आर के बीच में ये एंगल बन रहा है, लेकिन रेडियस कम होगा। जितना रेडियस कम होता जाएगा ये चीज़ इतनी सीधी होती जाएगी, जिसकी वजह से एंगल जो हमारा होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। क्यों होगा, बिकॉज ए इज वेरी स्मॉल। जो हमारा रेडियस है वो क्या होगा, काफ़ी स्मॉल होगा, जिससे हमारी मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी, dB 4 पाई। बिल्कुल ईजी डेरिवेशन है, ज़्यादा घबराने वाला कुछ नहीं है इसमें। बच्चों को दिक्कत आती है, बिल्कुल आती है दिक्कत, लेकिन अगर आपने डायग्राम समझ आ गए डेरिवेशन काफ़ी ईजी है। देखिए आर स्क्वायर किसके इक्वल है हमारा, ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, और साइन 90 हमको पता है किसके इक्वल आएगा हमारा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको लिखेंगे इक्वेशन, ये हमारी आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर होगा। ठीक है, और अच्छे से मेहनत कीजिए। हमने dB क्यों निकाल लिया, अब बताइए, सोचो dB डैश किसके इक्वल होगा, सेम करंट जा रही है, बिल्कुल जा रही है, डिस्टेंस भी सेम हमारा, ठीक है, एंगल यहां पर भी 90 डिग्री होगा। तो हम इसको सिमिलरली करके अगर लिखें, सिमिलरली करके अगर हम देखें, सिमिलरली dB डैश किसके इक्वल आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहां ध्यान दीजिएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। इसको लिखेंगे इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा dB है और dB डैश, दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड मतलब होता है कि कोई चीज की वैल्यू कितनी, जैसे मैं बोलता हूं 4 kg, 4 इज अ मैग्नीट्यूड, तो दैट मीन्स इनका मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन ऑपोजिट है। ये क्या, डायरेक्शन डिफरेंट है, ये एक्ट कर रही है P टू F। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर एंगल क्या बन रहा है, फाई, यहां पर भी फाई बन रहा है। सपोज करो एंगल बन रहा है 30 डिग्री, cos 30 जितना यहां पर होगा उतना ही यहां पर भी होगा। तो एक अपवर्ड लग रही है, एक डाउनवर्ड लग रही है, अपवर्ड डाउनवर्ड क्या हो जाएंगे, कैंसल। लेकिन कब होंगे, जब इनकी वैल्यूज क्या होंगी, सेम होंगी। तो वैल्यूज यहां पर सेम है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे, और नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इसकी वजह से, साइन कंपोनेंट की वजह से। अब ये सिर्फ इतना ही नहीं है, अगर मैं यहां पर और जितने एलिमेंट लेता हूं, सबके जितने भी साइन कंपोनेंट आ रहे हैं इस डायरेक्शन में, उनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, समीशन करेंगे, सम टोटल को मतलब क्या हो गया, हम इसकी करेंगे इंटीग्रेशन। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको रब कर देते हैं यहां से। वीडियो को पॉज करके ना जो जो चीजें मैं आपको बोल रहा हूं उसको नोट कर लेना। ठीक है, अब देखिए नेट मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी निकलेगी वो सिर्फ किस पर डिपेंड करेगी, बी इंटीग्रेशन ऑफ dB साइन ऑफ फाई। इसको नंबरिंग कर देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है यहां तक, बिल्कुल क्लियर होगा। अब खुद बताइए, खुद सोचिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हमें dB की वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है। ठीक है, देखो पेन चलाओ, और पेन तो चलाना ही पड़ेगा। ठीक है, बिना पेन चलाए बात नहीं बनने वाली है। पेन चलाओ, लिखो, जितनी बार डेरिवेशंस प्रैक्टिस करोगे, फॉर्मूलाज लिखोगे, तब भी तुम्हारी परसेंटेज बढ़ेगी, तभी कंसेप्ट क्लियर होगा। देखो एक बार तुम करोगे, चीजें भूलेंगी, उसको बार बार करो। जितनी बार करोगे वो चीजें उतनी ही स्ट्रांग होगी, और हर बार नई ना नई चीज उसमें तुम्हें सोचने के लिए नई चीज मिलेगी। ठीक है, एक बार पढ़ोगे, अच्छा अलग तरीके से उसको समझोगे, फिर उसको देखोगे, नहीं इसका ये भी मतलब हो सकता है। फिर उसी चीज को जब तक ये डेरिवेशंस को तुम लोगों ने न्यूमेरिकल्स पे अप्लाई नहीं किया, तब तक ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होने वाला। ठीक है, अभी तो एक कॉइल ही है। लास्ट ईयर क्वेश्चन कैसे आया था, अभी करवाऊंगा मैं आपको। ये लास्ट ईयर आया था कि 2 कॉइल को एक्सियल है, एक्सिस सेम है, तो बताना है कि किस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं सीबीएसई में, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन आते हैं मैग्नेटिज्म से। ठीक है, तो सिर्फ अब हमारा काम क्या बचा, एक ही काम है, साइन को निकालना है। अब यहां पर एक ट्रायंगल बन रहा है, इधर देखिए, साइन की बात करें, साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज। एंगल के ये सामने आ गया परपेंडिकुलर, इसके सामने आ गया हाइपोटेन्यूज, तो साइन ऑफ फाई बिल्कुल सही बोलिए, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हेयर इज परपेंडिकुलर, हेयर इज ए एंड हाइपोटेन्यूज इज आर, ए एंड आर। और r की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, जो मैंने रब कर दी है, वो क्या थी, ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। तो साइन आ जाएगा हमारे पास a अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर।
यहां तक सबको क्लियर होगा। अब हमने नेट फील्ड निकालने के लिए डीबी की वैल्यू ये रही, बताइए जरा, करो सब्स्टिट्यूट, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जो जो चीजें कांस्टेंट उसको बाहर रख लो। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ए आई, देखिए इसकी पावर क्या है, यहां पर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्या है 1, और रूट का मतलब 1/2 एंड 1 + 1/2 बिकम 1 + 1/2 क्या बन गया 3/2। क्लियर है, तो यहां पर क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हमारे पास आ जाएगी 3/2 और इंटीग्रेशन होगी डीएल की। किसकी इंटीग्रेशन होगी, डीएल की। ठीक है, अब मुझे बताओ डीएल किसके, देखो ये से रिंग है, इसका मैंने यहां पर एक छोटा सा हिस्सा लिया, अगर मैं इसकी कंप्लीट लेंथ लूं, कंप्लीट लेंथ मतलब लेंथ छोटे छोटे एलिमेंट की इंटीग्रेशन, छोटे छोटे एलिमेंट्स को जोड़ना, छोटे छोटे एलिमेंट्स को जोड़ के हमें क्या मिलेगा सर्कल, और सर्कल की बाउंड्री, सर्कल की लेंथ क्या होती है, जी हां सर्कल की लेंथ होती है सर्कमफ्रेंस। ठीक है, और इस सर्कल को अगर हम देखें जिसका रेडियस कितना लिया हुआ हमने यहां पर a, तो सर्कमफ्रेंस हमारा कितना आ जाएगा यहां पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई a इंटू आई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 इंटू 2 पाई a। तो ये हमारा इसका बन जाएगा एंड रिजल्ट। क्लियर है, उम्मीद करता हूं आप सबको ये डेरिवेशन बहुत अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, इसको एक बार लिखिएगा, प्रैक्टिस करो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अगर बताइए, अगर मैं कोई बोलता सर इसमें एक टर्न नहीं है, n टर्न्स है, 100 टर्न्स है, 200 टर्न्स है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम क्या करेंगे n से मल्टीप्लाई कर देंगे। बताइए क्या मुश्किल है इसमें। ठीक है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो करो मेरे साथ फॉर्मूला लर्न करो। ठीक है, बोलिए क्या फॉर्मूला बना इसका, b म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई n, 2 पाई n एक साथ लिखिए, i इंटू ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये हमारा इसका फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर है, अब इससे पहले हमने एक डेरिवेशन की थी, क्या कि इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, सेंटर में मतलब ये पॉइंट उठा के यहां ले आए, मतलब ये पॉइंट P यहां से यहां पर आ गया, अगर P यहां पर आ गया तो x हमारा कितना होगा 0। तो एट द सेंटर जब हम बात करेंगे इसके सेंटर में, ठीक है, एट द सेंटर में क्या रिजल्ट बनेगा हमारा, b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, x हमारा कितना हो जाएगा 0, इसी डेरिवेशन में x हमारा 0, तो क्या आएगा 2 पाई n इंटू आई इंटू ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की पावर 3/2, ये और ये कैंसिल। ठीक है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई n इंटू आई ए स्क्वायर, और नीचे कितने a आ रहे हैं 3, ये स्क्वायर और ये कैंसिल, और क्या आंसर बना म्यू। देखिए जो लास्ट हमने लेक्चर किया था उसमें डेरिवेशन करवाई थी मैंने, और इस डेरिवेशन से वो रिजल्ट भी हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आज जो बायोट सैवर्ट्स लॉ है, इसकी जो कंप्लीट एप्लीकेशंस बनती हैं, हमने इससे पहले पढ़ा कि कोई चार्ज अगर मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उस पर कितनी फोर्स लगेगी, ये हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अब हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो अगर इसमें कोई भी डाउट होगा आपको, आप मुझे बताइए। अगर कंसेप्ट समझ आया है, कंसेप्ट क्लियर होगा, डेरिवेशन इजी लगी मेरे साथ पढ़ने में, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।